स्टेज पे बैठी हुई दुल्हन, उस पे उसके कान में आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि दुल्हन मोटी है, या डॉक्टर साहब मेरी 3 महीने बाद शादी है, शेरवानी बुरा लगेगा, दूल्हा कैसा है, पेट निकला हुआ है। हो सकता है कि आप खाना बहुत अच्छा खा रहे हो और एक ही जगह पर बैठे हो, कोई मूवमेंट ही नहीं। हाउ डू ऑल दीज थिंग्स अफेक्ट द मेंटल हेल्थ? वो अनहेल्दी होता है कि रात को अमूमन लोग देर से खाना खाते हैं। क्या मैं सिर्फ ऐसे खा रहा हूँ क्योंकि 4 दोस्त आ गए और वो मुझे बाहर लेके जा रहे हैं? तो ये एक ऐसा खाना था जिसकी ना मेरी बॉडी को जरूरत थी, ना मेरे माइंड को जरूरत। अगर मैं बोलूँ हाथी के बारे में नहीं सोचो, तो हाथी के बारे में सोचता रहूंगा मैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या पैदा करती है? सबसे नंबर 1 डायबिटीज, खवातीन में PCOS। मुझे तो भूख लगे कि मैं तो 1 बजे सोता हूँ या 12 बजे सोता हूँ। एक इंडिविजुअल उसके खाने के साथ रिश्ता कैसा होना चाहिए। जैसे हमने मूड स्विंग्स की बात की, तो इसी तरह उनको जो है ना ईटिंग स्विंग्स भी होते हैं, क्रेविंग्स की जो है स्विंग्स हो रहे होते हैं। माइंडफुल ईटिंग नहीं करेगा, जाके सिर्फ एक स्क्रीन के सामने बैठ जाएगा 9 to 5, और यही उसकी एक रूटीन होगा मंडे टू फ्राइडे। समटाइम्स वी ईट आवर फीलिंग। एक बुरा महसूस कर रहे होते हैं तो कंफर्ट फूड ऑर्डर करते हैं। आप अपना वजन कम करें। जब उसे इमिग्रेशन के मेडिकल में रिजेक्ट किया गया तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। काश उसने अपनी चर्बी का बोझ पहले कम कर लिया होता, तो आज वो इस तरह खुद को जमीन पर बोझ महसूस नहीं करता। अब मामला सिर्फ जिस्मानी सेहत का नहीं था, महज डायबिटीज, फालिज, गुर्दे और दिल की बीमारी के रिस्क का नहीं था, बल्कि लोगों की बातें, सोसाइटी की तरफ से रिजेक्शन उसको मायूसी, उदासी, तन्हाई में मुब्तला करके उसकी जहनी सेहत भी तबाह कर रही थी। अब पानी सर से गुजर चुका था। अब वक्त सिर्फ सोचने और बोलने का नहीं, बल्कि अमल करने का था, एक्शन लेने का था। और इसका आगाज उसने आज साइकोलॉजिस्ट आफ्ताब शाह और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर इकराम के पॉडकास्ट को देखकर किया, जिसका नाम है डॉगकास्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट सैयद आफ्ताब शाह। आपने यूके से साइकोलॉजी में मास्टर्स किया है और इस वक्त एक मशहूर मारूफ यूनिवर्सिटी में एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी काम कर रहे हैं, और इसके अलावा अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं। वेलकम टू द शो आफ्ताब, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी डॉक्टर इकराम। थैंक यू सर, इट्स अ प्लेजर। आफ्ताब, आज जो हम इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं वो इत्तेफाक से मेरी जो फील्ड है, न्यूट्रिशन की, डाइट की, लाइफ स्टाइल की, उससे डायरेक्टली रेलेवेंट है और आपकी फील्ड से भी रेलेवेंट है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारे पास बहुत से लोग आते हैं जो वज़न कम करने के हवाले से आते हैं, कुछ लोग वज़न बढ़ाने के लिए आते हैं, उनको कॉन्फिडेंस के इश्यूज़ हो रहे होते हैं, कुछ तो बेचारे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग शदीद उदासी, मायूसी, तन्हाई पे आते हैं कि आई कैन नॉट डू दिस, मैं वज़न कभी कम नहीं कर सकती, मेरे साथ नहीं हो सकेगा ये। प्लस स्टेज पे बैठी हुई दुल्हन, उस पे उसके कान में आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि दुल्हन मोटी है, या डॉक्टर साहब मेरी 3 महीने बाद शादी है, शेरवानी बुरा लगेगा, दूल्हा कैसा है, पेट निकला हुआ है। सो हाउ डू ऑल दीज थिंग्स अफेक्ट द मेंटल हेल्थ? यानी इंसान की जहनी सेहत, उसकी फिगर, उसके शेप, उसके वजन, उसके लाइफस्टाइल की वजह से क्या मुतासिर होती है, और अगर होती है तो कैसे हो सकती है, कितनी होती है? ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पहले तो। और जो काम कर रहे हैं वो समझें कि मैं समझता हूँ एक 3 किस्म की डिफरेंट कैटेगरीज़ है, मैं इसको ट्रायंगल समझता हूँ। एक तरफ है आपकी फिज़िकल हेल्थ, जिसमें जिम हो गया, जिसमें एक्सरसाइज़ हो गई, डेली रनिंग हो गई, आप कोई भी स्पोर्ट उठा लें, व्हिच इन्वॉल्व्स फिज़िकल एक्टिविटी ठीक और है। मूवमेंट ऑन डेली बेसिस, कोई ना कोई ऐसा हो। क्योंकि नोटिस करें सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो गया ना कि सिर्फ़ एक ही जगह पर हम बैठे रहते हैं, और ये तकरीबन इन द रीसेंट पास्ट मैं बोलूँगा हिस्ट्री में अभी-अभी हुआ है। उससे पहले ऐसे प्रोफ़ेशंस होते भी नहीं थे कि एक इंसान एक ही जगह पर बैठा रहे, और वो अगर होता भी था तो वो कम तादाद में लोग थे। अब वो ज़्यादा तादाद में लोग हो गए हैं जो स्क्रीन के सामने बैठते हैं और काम करते हैं। तो एक तो फिज़िकल हेल्थ हो गई, दूसरे ट्रायंगल का हिस्सा है वो है डाइट आपकी। और डाइट का मतलब ये नहीं है कि जो कि नॉर्मली होता है, इट्स जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट फूड, व्हाट काइंड ऑफ फूड आर यू ईटिंग। तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ ऑपरेशनली, जो मैं कहना कहना चाह रहा हूँ डाइट से, कि मैं किस किस्म का खाना खा रहा हूँ, उसका पोर्शन साइज़ कितना है, और मैं कब-कब खा रहा हूँ, राइट? और जो तीसरी उसका जो ट्रायंगल का हिस्सा है वो है मेंटल हेल्थ। तो यानी कि आप एक साइड पर हैं, मैं एक साइड पर हूँ, और तीसरा इंसान एक और है जो कि एक फ़िज़िकल एक्टिविटी, या एक बिल्कुल ही समझें कि एक ट्रेनर हो गया, या एक एक्सपर्ट हो गया फ़िज़िकल फ़िटनेस का, वो एक तीसरा इंसान है। तो ये ट्रायंगल बन जाता है। तो इसमें जो है ना, अगर कि एक आपको याद होगा कि एक मारूफ़ एक्ट्रेस हैं, उन्होंने सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने एक मॉर्निंग शो पे
उनसे किसी ने पूछा कि ये डिप्रेशन एंजाइटी, एंड सडनली आउट ऑफ नोवेयर शी जस्ट सेज समथिंग के इम्पल्सिवली कि ये एंजाइटी डिप्रेशन कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट अबाउट फूड और इनटेक। आई एम पैराफ्रेजिंग इट, को उन्होंने सिर्फ खाने को और जहनी बीमारी को उन्होंने दोनों को कनेक्ट किया कि खाना ठीक कर लें तो जहनी बीमारी ठीक हो जाएगी। अ लॉट ऑफ पीपल गेव हर बैकलैश, लेकिन उनकी बात एक तरीके से वन थर्ड, अगर ट्रायंगल को देखा जाए तो बात तो सही थी, राइट? कि उन्होंने बात मतलब सही कही, लेकिन वन थर्ड, बट यू आर बिकॉज व्हाट यू ईट जो कहते हैं ना एग्जैक्टली जी। यू आर व्हाट यू ईट, बट व्हाट अबाउट द अदर साइड ऑफ इट, हम्म, राइट? कि फिजिकल एक्टिविटी आपकी कितनी है, आप हो सकता है कि आप खाना बहुत अच्छा खा रहे हो और एक ही जगह पर बैठे हो, कोई मूवमेंट ही नहीं है, नहीं है। और हो सकता है कि आपको नेगेटिव ख्याल अपने बारे में आ रहे हैं, आप रोज़ एनजाइटी आपको बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो एनजाइटी को मैनेज करना खाने से भी मैनेज हो सकती है, फिजिकल एक्टिविटी से भी मैनेज हो सकती है, काउंसलिंग से भी मैनेज हो सकती है। अगर लेकिन तीनों चीज़ें अगर आप साथ में कर रहे हो तो वाह! क्या बात है, एक्सीलेंट। राइट? यू आर गोइंग टू बी ओवरऑल वेल-बीइंग आपकी बहुत ही अच्छी होगी फिर, राइट? तो ये 3 चीज़ें हैं, जो आप भी काम कर रहे हैं ना, दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ ऑब्वियसली वेरी कमेंडेबल। आपका जो प्रोडक्ट भी है, दैट इज़ समथिंग, मैं प्रोडक्ट प्लेसमेंट कर रहा हूँ आपकी अभी। तो आई रियली लाइक द प्रोडक्ट, मैंने आपने मुझे भेजा है, मैंने उसको भी ट्राई किया। मल्टीग्रेन फ्लावर की आप मल्टीग्रेन बात कर फ्लावर रहे की हैं जी। बात कर रहा हूँ मैं, आपने जो भेजा थैंक था। यू। वन ऑफ द आई एम गोइंग टू ओपन द डिस्कशन थोड़ा-सा, मैं अपने एक ज़ाती एक्सपीरियंस और श्योर। तजुर्बे से, और मैं बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मुझे सारी चीज़ें पता हैं कि सेल्फ केयर कैसे करनी है, रूटीन कैसे मेंटेन करना है अपना, किस किस्म के ख़्याल आ रहे हैं तो क्या करना है। लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं, ईटिंग हैबिट्स की मैं बात कर रहा हूँ। दोस्त बैठे हुए हैं, ऑर्डर कर दिया बाहर से, ये नहीं देखा कि रात का टाइम क्या हो रहा है और उस वक़्त खाना खा लिया, राइट? एंड हाउ दैट इम्पैक्ट्स आपकी नींद, और फिर नींद की वजह से अगला दिन, बिल्कुल ऐसे ही। राइट? तो मैंने जो काफ़ी अरसे तक जिस चीज़ पे स्ट्रगल किया है, वो यही है कि रात को देर से खाना नहीं खाना। एक पॉइंट है कि आपने एक टाइम से पहले खाना खाना है, एंड और मुझे अंदाज़ा नहीं कि डू यू थिंक दैट दैट्स अ हेल्दी काइंड ऑफ अ थिंग? वो अनहेल्दी होता है कि रात को अमूमन लोग देर से खाना खाते हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट की तरफ इशारा किया आफ्ताब। इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो लफ्ज़ हम कहते हैं वो सिर्फ वज़न कम करने के लिए नहीं होती। इसका मतलब ये है कि अगर आफ्ताब या डॉक्टर इकराम खाना खा रहे हैं तो इट हैज़ टू बी विद इन अ सर्टेन ईटिंग विंडो। अगर मैंने सुबह अगर लेट से 11 बजे नाश्ता किया है तो रात को 7 बजे 8 बजे मेरे खाने की दुकान बंद हो जानी चाहिए। वरना अगर मैंने वक्त बे वक्त खाया, रात को 11 बजे खाया और इम्पल्सिव ईटिंग की, किसी के कहने में आके खा लिया, उससे होगा क्या कि मेरे अंदर जो बायोकेमिकल इश्यूज़ हैं, एवरी टाइम आई ईट समथिंग इंसुलिन रिलीज होगा, और इंसुलिन रिलीज होने की वजह से जो स्ट्रेस हार्मोन है जिसको कॉर्टिसोल कहते हैं वो रिलीज होगा। प्लस रात को फौरन खाने के बाद जब मैं लेटूंगा तो एसिडिटी, तेजाबियत, खट्टी डकारें, हुँ, सीने हुँ, में हुँ। जलन, तकलीफ, और फिर नेक्स्ट डे जैसे आपने फरमाया उसकी भी ऐसी की तैसी होगी। सो यस हुँ, हुँ। डेफिनेटली ये रात को खाना खाना, वक्त बे वक्त खाना डेफिनेटली आपकी हर लिहाज से सेहत को तबाह करेगा। अच्छा, अब मेरे अंदर के साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि अगर कि एक विंडो बना दी हमने और उसके बाद किसी को बोला ना कि नहीं खाना है, तो उसके दिमाग में यही ख़्याल घूमता रहेगा कि मैं क्या खा सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ हाथी के बारे में नहीं सोचो, तो हाथी के बारे में सोचता रहूँगा मैं। राइट। तो आप जो विंडो बता रहे हैं, अब हो सकता है मैंने 8-9 बजे विंडो ख़त्म कर दी, मुझे तो भूख लगेगी, मैं तो 1 बजे सोता हूँ या 12 बजे सोता हूँ, ठीक है। तो फिर क्या करूँगा 3-4 घंटे? बहुत अच्छा सवाल। अच्छा, इसमें ये है कि ये ग्रेजुअली आपका ट्रांज़िशन होता है। ऐसा नहीं होगा कि आप कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब मैं आज आपसे मशवरा लेने आया हूँ, तो मैं आपसे कहूँ नहीं आज आपने बिल्कुल 8 घंटे का शुरू कर देना और कल से आप 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाएँगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। व्हाट आई मेंट इज़ दैट कि आपके ज़हन में ये चीज़ होनी चाहिए कि मैं इस वक़्त जो खा रहा हूँ, ये मुझे फ़ायदा नहीं पहुँचा। क्या ये ज़रूरी भी है या नहीं है? ठीक है? हुँ, हुँ। क्या मैं सिर्फ इसे खा रहा हूँ क्योंकि 4 दोस्त आ गए और वो मुझे बाहर लेके जा रहे हैं? तो ये एक ऐसा खाना था जिसकी ना मेरी बॉडी को ज़रूरत थी, ना मेरे माइंड को ज़रूरत थी। सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करें। दूसरी चीज़ ये कि वो लोग जो बाकायदा इंटरमिटेंट फास्टिंग पर होते हैं वज़न कम करने के हवाले से भी याफ्ताब, वो भी हम उनको जैसे उनको कमज़ोरी हो रही है, वीकनेस हो रही है, तो सर्टेन चीज़ें अलाउ करते हैं। मैंने आपको पानी पीने से नहीं रोका, मैंने आपको ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी लेने से नहीं रोका, बल्कि कुछ सर्टेन केसेस में अगर आपको क्रेविंग्स भी होनी तो मैंने आपको शुगर फ्री मिंट च्युइंगम खाने से नहीं रोका, मैंने आपको यखनी पीने से नहीं रोका। हुँ, ठीक, ये इश्यूज होते हैं शुरू में, लेकिन अल्टीमेट आपका गोल ये है कि एवरी टाइम आई ईट समथिंग, जब आपको ये अवेयरनेस होगी कि मैंने अगर 36 दफ़ा खाना खाया तो 36 दफ़ा मेरी शुगर लेवल बढ़ेगी और नतीजतन 36 दफ़ा मेरा इंसुलिन रिलीज होगा, और इंसुलिन रिलीज हो के क्या होगा कि लाइपोजेनेसिस होगी, फैट मेरी टमी निकलेगी, मेरे मुंह पे फैट आएगा, मेरी डबल चिन होगी, मेरी तोन निकलेगी, मेरा वजन बढ़ेगा,
और इवेंचुअली फिर उसके साथ जो मसाइल है, पूरा पैकेज है ना, वो आर्थराइटिस का, कैंसर के रिस्क का, हाई ब्लड प्रेशर का, स्ट्रोक का और दूसरे मसाइल का। सो ये हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्या मुझे ज़रूरत है, आप खाएं। ये कोई खुदा न खास्ता आपको ये तो नहीं कहा गया कि आपका रोज़ा टूट जाएगा 8 घंटे के बाद खाने से। वॉट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज दिस कि क्या ज़रूरत है, दैट्स ओके। अगर आप इफ यू फीलिंग हंग्री कर लें। मतलब कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, उसके बाद भी अगर आपको जैसे, क्योंकि होता ये है कि कुछ लोगों की जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होती हैं, तो उनको अगर रोका जाए, तो होता ये है कि अपने आप को वो एक्सट्रीम पे लेके जाते हैं ठीक है, कि बिल्कुल ही फिर वो शुगर इनटेक नहीं कर रहे, एंड देन दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द थिंग जो उन्होंने नहीं खानी, और लॉट ऑफ देयर एनर्जी वो कंज्यूम हो रही है सिर्फ इस चीज़ पे कि मुझे कुछ खानों के बारे में सोचना ही नहीं है, और उनको अचानक से खानों के ख्याल शुरू हो रहे हैं। अब पेट खाली है और अचानक से जब वो वही खाना सामने आया, तो जितनी जो आप बात कर रहे हैं उतनी ज़रूरत ही नहीं है, उतना जितना आपने खा लिया है, राइट? और फिर इंसुलिन एंड डोपामाइन हिट आपको मिल रहा है, और आप जो है अपना फिर पीछे रिलैक्स होके कोमा में चले गए, और अपने आप को इंड्यूस कर दिया कोमा आपने, और बिल्कुल टायर्ड हो गए हैं, आपको लेट हिला भी गए, नहीं जा रहा, बिल्कुल ऐसे ही। राइट? और ये लोग फिर रमज़ान में भी यही होता है जो हमारे साथ। अफ्तार की, बिल्कुल। पकोड़े खाए, लाल शरबत पिया, हुँ, हुँ। सिगरेट पी बाहर जाके, हुँ, उसके बाद लेट गए। सो हुँ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप समझते हैं कि यार आज रात मुझे किसी शादी में जाना है, या आज मेरे दोस्त आ रहे हैं, फैमिली की आउटिंग है, तो आप उस दिन का दिन ऐसे प्लान कर सकते हैं कि भाई मैं नाश्ता उस दिन लेट करूं, बिकॉज आई नो कि यार मुझे आज बहुत लेट खाना खाना होगा। हुँ, हुँ। इस वक्त दुनिया के तमाम जो रिसर्चेस हैं, साइंटिफिक एविडेंस है, वो ये बता रहा है कि एक ख़ास खाने की खिड़की में खाना, आई अंडरस्टैंड कि हमारी सोसाइटी में बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके इतने फ़वायद हैं आफ्ताब। मतलब वेट लॉस एंड मेंटेनेंस तो सिर्फ एक फ़ायदा है, एंटाई एजिंग। क्योंकि जब आप एक ख़ास ईटिंग विंडो में खाते हैं, तो उसके बाद जब आप हालत फास्टिंग में होते हैं, जब कुछ नहीं खा रहे आप, तो आपके सर्टुइन्स रिलीज होते हैं। सर्टुइन्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन के हवाले से, आपके मेटाबॉलिज्म के हवाले से, आपकी बोन हेल्थ के हवाले से और आपके कॉम्प्लेक्शन के हवाले से बहुत अच्छे हैं, आपको वक्त से पहले बूढ़ा होने से बचाते हैं। Amazing. इसी के साथ साथ कॉर्टिसोल लेवल, जैसे मैंने कहा कि वो इंसुलिन से कनेक्टेड है। अगर आफ्ताब जो है वो रात को 3 बजे कुछ खा रहे हैं टेंशन में आके, तो आप ये याद रखिए कि वो आपकी शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन तो हो गई, डोपामीन जो बर्स्ट था वो आपको मिल गया, लेकिन आपकी इंसुलिन भी रिलीज होगी, और नतीजतन इंसुलिन रिलीज होगी, तो आप इवेंचुअली जब आप ये हैबिचुअल करेंगे रोजाना, तो आप जाएंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ। और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या पैदा करती है? सबसे नंबर 1 डायबिटीज, खवातीन में PCOS। सो अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि मुझे इस वक्त खाने की जरूरत है या नहीं है, या मैं अपनी टेंशन, डिस्ट्रैक्शन, डिस्टॉर्शन की वजह से खा रही हूँ ये। सो ये, और प्लस आपका माहौल, अगर सारे ही खा रहे हैं, चलो भाई पिज्जा मंगवाओ रात को फूड पैंडा से, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डू यू रियली नीड दैट और नॉट। अगर आपने पहले एक अच्छे वक्त पे खाना खा लिया, और फिर वो एक अलग टॉपिक है आफ्ताब कि मैं बताऊं कि एक ऐसा फुलफिलिंग खाना हो कि आपको फिर जरूरत ही महसूस ना हो कि मैंने पहले फाइबर लिया, उससे पहले जो है मैंने वो सिरका लिया, फाइबर से स्टार्ट किया, उसके बाद हम आ गए प्रोटीन पर आ गए, उसके बाद हम फैट पे आ गए, और आखिर में हमने डेजर्ट ले लिया, यानी कोई अच्छा फ्रूट ले लिया। सी, तो अगर ऐसा फुलफिलिंग खाना आप खा रहे हैं लेकिन वक्त पे खा रहे हैं, तो चांसेस हैं कि नहीं होगी भूख। अच्छा, सोशली मैं एक चीज़ का भी नोटिस कर रहा था कि एक डिफरेंस भी है। आप बात कर रहे हैं जो एक इंडिविजुअल, उसके खाने के साथ रिश्ता कैसा होना चाहिए। मैं दिलचस्पी लूँ कि मैं क्या खा रहा हूँ, अपने जिस्म में क्या डाल रहा हूँ, उसके मेरे बिहेवियर से भी ताल्लुक है, मेरे एनर्जी लेवल से भी ताल्लुक है, और मेरी मेंटल हेल्थ से भी ताल्लुक है। हमने अभी-अभी एस्टैब्लिश किया। लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर खाना जो है, दैट्स लाइक एक बॉन्डिंग रिचुअल एज़ वेल, कि आ जाओ बैठ के खाना खाते हैं, और ना और खाएं उसके तो अंदर माइंड कर माइंड जाएंगे। कर जाते हैं, राइट? तो वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट भी होता है कि जिसमें किस तरीके से एक कल्चर खाने को देख रहा है, और जिस तरीके से हम खाने को देखते हैं, और बहुत ही अनहेल्दी तरीके से भी देख रहे होते हैं। हमारे जो रिचुअल्स हैं, कि बैठ रहे हैं और जैसे हमने कहा कि नाराज़ हो रहे हैं अगर खाना नहीं खाया। 4 लोग हैं जो कि 3 उसमें से खाना मँगवा रहे हैं, 1 अगर नहीं मँगवा रहा, तो बहुत ही वियर्ड फ़ील करता है, और फिर उसको एक आइसोलेशन भी महसूस होती है। तो वो वाला कितना एस्पेक्ट है कि हमारी जो, आई वांट यू टू क्रिटिक अ लिटिल बिट अबाउट हमारी जो ईटिंग हैबिट्स कल्चरली और सोशली हैं। आफ्ताब, आई हैव लिव्ड इन कनाडा फॉर 8 ईयर्स, और अंग्रेज़ों में, गोरों में इस हवाले से बहुत अच्छे मैनर्स हैं जो हमारे ख्याल में बदतमीज़ी समझी जाएगी, कि वहाँ अगर इंसान होस्ट, मेज़बान एक दफ़ा कह ले कि खाना खाओ, और आप कहना नहीं, इट्स ओके, आई डोंट नीड इट, तो वो बुरा नहीं मानता इस चीज़ का। बल्कि अगर वो दोबारा आपसे पूछे कि खाओ, तो वो जो मेहमान है वो बुरा मानेगा एक्चुअली। और यू हैव लिव्ड इन UK एज वेल। सो ये माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। सेकंड चीज़ ये
कि देखें एट द एंड ऑफ द डे लर्न टू अंडरस्टैंड, लर्न टू से नो, नहीं कहना सीखें। अमेजिंग। जब आपका रोजा बाउंड्रीज। है, जब आपका रोजा होता है, आप कहते हैं ना नहीं मेरा रोजा है, फिर वो नहीं बोलेगा कभी, क्योंकि उसे पता है कि नहीं आप अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं कर सकते, मैं गुनाहगार हो जाऊंगा। सो आप, और एक्चुअली ये झूठ नहीं है, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, लर्न टू से नो कि मेरे खाने की खिड़की बंद हो गई है, मैं इस वक्त इंटरमिटेंट फास्टिंग पर हूं। आपकी नीयत तो यही है ना, आप झूठ नहीं कह रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। सो तीसरी चीज, कभी कभार ऐसा होता है, आई टोटली अंडरस्टैंड कि आप इस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते। तो यहां पर आपकी ये तरबियत होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए कि यार अगर मेरे सामने तिक्के पड़े हुए हैं तो जरूरी नहीं कि मैं 4 पराठे भी खाऊं इसके साथ। मैं ये कर सकता हूं कि तिक्का है, मतलब 6 चीजें मेरे सामने हैं, अगर मैंने शादी में 5,000 रुपए का लिफाफा दिया, इट डज नॉट मीन कि मैं वो जो 8 डेजर्ट्स निकले हैं तो सबको मुझे चखना है पैसे वसूल करने के लिए। मैं ये कर सकता हूँ कि मैं सबसे पहले सलाद, अपनी जो अगर प्लेट है उसमें मैं सलाद लूँ, रायता लूँ, जो चीज़ें अलाउड हैं। और अगर मैंने तिक्का ले लिया, फिश ले लिया, और मुझे मालूम है इसमें बहुत घी है, तो मैंने उसको किचन टॉवल से या टिश्यू से अच्छी तरह पोंछ लिया और इस तरह हाई प्रोटीन डाइट ले ली। सो यू नो, वो देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आप करना चाहेंगे आप कर लेंगे, लेकिन वो जो कहते हैं कि इफ यू वांट टू डू इट यू विल फाइंड अ वे, एंड इफ यू डोंट वांट टू डू इट यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। आप बहाना निकाल लेंगे, नहीं यार मैं तो मजबूरी थी, लोगों ने बुला लिया और मैं क्या करता। सो ये आपकी अपनी जो एजुकेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि आप नो कहना सीखें और लोगों को अवेयरनेस दें, एजुकेट करें कि आप जो कर रहे हैं ये खुदा ना खास्ता आपको इमरजेंसी वार्ड में ले जा सकता है। 28 साल, 30 साल, 35 साल की उम्र में क्यों इस वक्त इतने केसेस हो रहे हैं, जवान लड़के उनको हार्ट अटैक हो रहे हैं, स्ट्रोक्स हो रहे हैं, कोमा में जा रहे हैं, वेंड पे जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ ऑल दीज हैबिट्स। अच्छा, आपने शुरुआत में बोला था दैट यू आर व्हाट यू ईट, और एक और भी जुमला हम यूज़ करते हैं साइकोलॉजी में, दैट समटाइम्स वी ईट आवर फीलिंग्स। एक बुरा महसूस कर रहे होते हैं तो कंफर्ट फूड ऑर्डर करते हैं और हमें अचानक से एक डोपामिन हिट मिलता है एंड देन वी स्टार्ट फीलिंग गुड, एक रिवॉर्ड आपका। ऐसे ही। तो ये चीज़ जो है एक लाइफस्टाइल से मैं उसको कनेक्ट करूँगा। जो लोग रात को देर से जागते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको अकेलापन भी ज़्यादा महसूस होने के चांसेस हैं। अगर वो अकेलेपन महसूस हो रहा है तो उसको, दैट पर्सन वुड ईट देयर फीलिंग्स, कोपिंग मैकेनिज्म होगा। खासतौर पे खवातीन जी, खवातीन क्यों? क्योंकि सोशली एक्सेप्टेबल उनके लिए ये नहीं है कि वो सिगरेट पिएँ, बाहर जाके सिगरेट पी, ऐसे ही। राइट? तो वो जी। उनके लिए सोशली एक्सेप्टेबल फ्रिज ये है खोला, कि खा लिया, खाना खा लिया। ठीक तो है। ईटिंग जो अनहेल्दी हैबिट्स हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ़ औरतों को होती हैं, लेकिन निस्बत में औरतें ज़्यादा हैं, हम्म, राइट? तो एक तो ये चीज़ है कि ईटिंग योर फीलिंग्स, वी हैव, क्योंकि मैं उनसे बात करता हूँ, बॉडी इमेज इश्यूज़ भी उन्हीं लोगों को ज़्यादा होते हैं, अगर कि उनकी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स होती हैं। तो और पीसीओएस के बारे में भी बात आपने की थी। तो आई वांट टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट फीमेल्स एंड हाउ दे कोप विद दिस टेंशन, कि अब मैं बुरा महसूस कर रही हूँ खाने की तरफ, और इन दोनों चीज़ों का कनेक्शन और क्या किया जा सकता है। और फिर मैं थोड़ा मर्दों की तरफ, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि मर्दों को फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे उनकी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स होती हैं। कुछ लोग खुश होते हैं मर्द, यार मैंने इतने अरसे से अभी तक खाया ही नहीं है, मैं सिगरेट सिर्फ़ पी रहा हूँ, और वो खुश होते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की है। तो वो वहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा खाया जा रहा है, इधर जो है ना बिल्कुल नहीं खाया जा रहा, और फिर 1-2 दिन रुक के अचानक से बहुत ज़्यादा खाना खाया जा रहा है, राइट? ऐसे ही। सो सबसे पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि ख़वातीन हार्मोनल रोलर कोस्टर पे होती हैं, वो जो ट्रेन होती है ना ऊपर नीचे, जो हम एडवेंचर लैंड वगैरह में देखते हैं जाके। तो ख़वातीन के कुछ सर्टेन डेज में एक एस्ट्रोजन जो है वो ऊपर होगा, फिर 6 दिन प्रोजेस्टेरॉन ऊपर हो जाएगा, जब एक ऊपर होगा तो इंसुलिन नीचे होगा, और जब एक नीचे होगा तो इंसुलिन ऊपर हो जाएगा। सो ये सारी चीज़ें, जैसे हमने मूड स्विंग्स की बात की, तो इसी तरह उनको जो है ना ईटिंग स्विंग्स भी होते हैं, क्रेविंग्स की जो है स्विंग्स हो रहे होते हैं उनको। सो दैट इज़ टोटली नेचुरल। लेकिन हमें ये अंडरस्टैंड करना है, और ये ख़वातीन को ख़ास तौर पे अंडरस्टैंड करना है कि वो जितनी दफ़ा खा रही हैं, जितनी दफ़ा विदाउट नीड खा रही हैं अपनी माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, इंसुलिन को नहीं पता जो उनकी बॉडी में रिलीज़ हो रहा है, फिर उनका पेट निकाल रहा है या फैट को पैदा कर रहा है लाइपोजेनेसिस के ज़रिए। तो उनको ये करना पड़ेगा। मैंने बड़ी अच्छी एक चीज़ कहीं पढ़ी कि बजाय खाने की स्नैकिंग के, उस वक्त आप एक्सरसाइज स्नैकिंग करें। जब आपने एक सर्टेन फुलफिलिंग मील ले लिया रात में, उसके बाद आप अंडरस्टैंड करें। पहली चीज़ तो ये, तो कोशिश करें जल्दी सोएं। द 5 AM क्लब एक बहुत अच्छी किताब है इसके हवाले से। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन और अ वुमन हेल्दी एंड वाइज। प्लस हमारे इवन दीन में भी है कि अर्ली सो और जल्दी उठो, वो जो तहज्जुद वाला टाइम है। आई एम नॉट सेइंग कि सबको तहज्जुद पढ़नी है, लेकिन बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। नाउ हैविंग सेड दैट, अगर आप ये आपके लिए मुश्किल है तो आप ये अंडरस्टैंड कीजिए कि आपको जो रिवॉर्ड, जो इमीडिएट रिवॉर्ड मिल रहा है, जो मज़ा आ रहा है खाने से,
उससे ज़्यादा मज़ा, उससे ज़्यादा फुलफिलमेंट आपकी हो सकती है एक्सरसाइज स्नैकिंग से। हम्म, यानी स्नैकिंग आप कर रहे हैं खाने की नहीं, एक्सरसाइज की। मिसाल के तौर पे हम्म, आप जुम्बा कर सकती हैं, आप ब्रिस्क वॉक कर सकती हैं। सो साइंस ये कहती है कि जब कोई भी मर्द या खातून कार्डियो करता है, वर्कआउट करता है, तो उसके जो फील गुड हार्मोन जिनको इंडोर्फिन्स कहते हैं वो रिलीज होते हैं, डोपामीन रिलीज होता है ऑफ कोर्स। सो पेन रिलीवर्स होते हैं जो। एग्जैक्टली, सो यू फील गुड अबाउट इट ना। तो ये क्यों ना करें आप, बजाय एक गलत चीज से आप उसकी तरफ जा रहे हैं जो आपके इवेंचुअली बॉडी शेप को और आपकी आपको डाल रहा है डिजीजेस के रिस्क पे। सो आप एक्सरसाइज स्नैकिंग करें, फुलफिलिंग मील लें और कोशिश करें रात को जल्दी सोने की। फिर वो एक अलग टॉपिक है कि जो रात को जल्दी नींद नहीं आती उसकी क्या वजूहत हैं। आपके सामने मोबाइल होता है और फिर आपको फिक्रें होती हैं, वो सारी चीज़ें। लेकिन हैविंग सेड दैट, जैसे आपने बात की शुरू में, लाइफ स्टाइल अगर आपको चेंज करना है, यू नीड टू ब्रिंग अ 360 डिग्री, पूरा जो सर्कल बनता है ना ऊपर से लेकर नीचे तक, आपको सोने में, जागने में, चलने में, फिरने में, भागने में, दौड़ने में, खाने में, पीने में मुकम्मल तब्दीली लानी है। और आई टोटली अंडरस्टैंड कि ये ऐसा नहीं होगा सोकर उठे और मुझे तब्दीली लेकर आनी है। पहली चीज है लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग। पहले खुद अंडरस्टैंड करें, आईना देखें कि मैं कहाँ हूं इस वक्त, मैं जो अपने साथ कर रही हूँ, मैं इस वक्त होश में कर रही हूँ या सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि मुझे कोई टेंशन है, उस मुझे रिलीव करना है। एग्जैक्टली, तो माइंडफुल ईटिंग यानी सेंस कि माइंडफुल ईटिंग, कि मैं कितना खा रही हूँ, क्या खा और रही हूँ, क्यों फॉर खा रही हूँ, एग्जांपल, और क्यों खा रही हूँ। राइट। और एक तो ये एस्पेक्ट हो गया, और दूसरा एस्पेक्ट ये हो गया कि मुझे परेशान कौन कौन सी चीज़ें कर रही हैं, वो भी उसकी आप जर्नलिंग ट्रिगर्स जिनको वगैरह आप कर कहते हैं, लें, जी जो जी। आपके ट्रिगर्स हो गए, राइट। अच्छा डॉक्टर इकराम, आई वांट टू टॉक टू यू अ लिटिल बिट अबाउट फिजिकल डीजेनरेशन इन द सेंस के थोड़ा सा फिलोसॉफिकल भी हो जाएगा, लेकिन अगर एक खिता है जैसे सिंध हो गया, पंजाब हो गया, फर्टाइल लैंड है, हमें खाना वहीं का नहीं खाना चाहिए बनिस्बत के जो उस ज्योग्राफी में, मतलब फर्ज करें ना कि आबा व अजदाद तो ट्रैवल भी नहीं कर पा सकते थे ना, कि इधर से यूरोप जा ठीक रहे है, हैं, ठीक राइट। तो वहाँ का खाना अगर, या वहाँ की डेयरी, वहाँ का कोई भी फ्रूट उठ के हमारे पास आ रहे हैं और हम खा रहे हैं क्योंकि इम्पोर्ट वगैरह, इम्पोर्ट्स हमारे है। पास हैं, हाउ मच ऑफ दैट एक इंसान की जो उसके अब्बा व अजदाद हज़ारों सालों से जो चल रहा है सिलसिला, उसमें से उसमें किसी ने भी वो चीज़ नहीं खाई, और मैंने खाई है वो चीज़। मैं स्विस चॉकलेट मैंने खाई है, उन्होंने नहीं खाई। उसका डीजेनरेशन पे, मतलब इन अ वे के जनरेशनल वाइज़ मेरे बच्चे जो होंगे उन पे कितना असर पड़ सकता है, और इतना ये कितना ज़रूरी है कि जो आपको फूड अवेलेबल है, अनप्रोसेस्ड फूड, उस पे आपको फ़ोकस करना चाहिए और वो चीज़ें खानी चाहिए। एग्रीड। सो आफ्ताब, देखिए साइंटिफिक एविडेंस तो ये नहीं कहता कि अगर मेरी जीन्स में मेरे जो एंसेस्टर्स थे, आबा अजदाद, वो लेट से के इंडिया या पाकिस्तान की किसी जगह से उनका ताल्लुक था, तो मैं स्विट्ज़रलैंड की चीज़ अगर कुछ खाऊंगा तो उससे मेरी बॉडी में कोई रिएक्शन होगा। कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। नो, जो दूसरा आपके सवाल का पार्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेस्टिसाइड्स का यूज़, ठीक है, गटर के सीवरेज के पानी से जो चीज़ें उगाई जाती हैं उनका यूज़, ठीक है, कीड़े मार दवाएं, ठीक है, ये है। इसके अलावा हार्मोन्स के इंजेक्शन मुर्गियों में लगाना, अंडों में लगाना, यानी अंडे ज़्यादा हो मुर्गी को लगाना, इसलिए ये सारी चीज़ें डेफिनेटली, दैट्स वाई आज हर दुनिया के बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में, ग्रोसरी स्टोर में ऑर्गेनिक का अलग खाना होता है। लेकिन ये चीज़ इम्पैक्ट करती है कि अगर आप फूड कोई भी खाएं, आप डार्क चॉकलेट खा रहे हैं, मेरे एंसेस्टर्स नहीं खाते थे डार्क चॉकलेट, शायद अभी भी ना खाएं, अगर आप उनको लेकर आएँ कहेंगे ये क्या कड़वी चीज़ है, मुझसे नहीं खाई जाएगी। नाउ हैविंग सेड दैट, उसका फ़ायदा है, रहेगा डेफिनेटली। लेकिन अगर वही चीज़ जो है आप भले पाकिस्तान की खाएं या बाहर की खाएं और उसमें मिलावट है और वो चीज़ें शामिल हैं जो डेट्रीमेंटल हैं, ख़तरनाक हैं आपकी सेहत के लिए, रिगार्डलेस वो चीज़ अच्छी हो या बुरी हो, चाहे वो आपको बज़ाहिर देखने में बड़ी अच्छी सब्जी लग रही हो, लेकिन उसकी जो परवरिश हुई है, जो पैदावार हुई है उस सब्जी की, उसमें 36 हार्मोन्स डाले हुए हैं, तो ऑफ कोर्स फिर पीसीओएस भी होगा, फिर इंसुलिन भी होगी, रेजिस्टेंस भी होगी, और ये सारे मसाइल अल्टीमेटली होंगे। आपके बिहेवियर को भी वो चीज़ अफेक्ट करेगी। एग्जैक्टली। सो ज्योग्राफिकल ओरिजिन फूड का साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि अगर मैंने ग्रीस की कोई चीज़ खा ली, बल्कि मैं तो अपने पेशेंट्स को कहता हूँ ग्रीक योगर्ट खाओ। सो ग्रीक योगर्ट का मतलब कि यूनान में जैसा दही बनता था, और उसके बड़े बेनिफिट्स हैं एक्चुअली। सो ये आपकी लेकिन वो बात है। प्रोसेस्ड तो होगा ना, अगर बाहर से आ रहे तो वो प्रोसेस्ड होगा वो। प्रोसेस्ड होगा, लेकिन इसमें साइंटिफिक एविडेंस नहीं कि सिर्फ प्रोसेस्ड होना हम्म। आपकी सेहत के लिए खतरनाक है। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग आफ्ताब, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। जहां ये और भी है, मैं आप ये जैसा डेफिनेटली मुआशरे में रह रहे हैं इस वक्त, तो हवा भी आप समझें कि खालिस नहीं है, खालिस राइट। नहीं है, सही बात सो है। इवन पानी भी खालिस नहीं है, राइट। हम्म। सो हमें इन्हीं चीज़ों के साथ अपना गुजारा करना है। वी हैव टू लिव विद दीज थिंग्स। लेकिन जहां तक हो सकता है ख्याल रखें, अवेयर रहें,
कॉन्शियस रहें कि यार ये चीज़ जो मैं खा रहा हूँ ये सही नहीं है या सही है, क्या डॉक्टर ने रिकमेंड की है नहीं की है। मिसाल के तौर पे 3 सफ़ेद चीज़ें खाने से कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दुनिया में हर इंसान मना करेगा, शुगर वाले को भी, मोटे पेट वाले को भी। सफ़ेद आटा, सफ़ेद चीनी और आपकी तीसरी चावल, सफ़ेद चावल जो होते हैं। सो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है इसलिए बढ़ेगी इन तीनों चीज़ों के खाने से आपको। सो ये खालिस से खालिस तरीन ही क्यों ना हो, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ या अगर आपको प्री डायबिटीज़ है, लाजमन आपका रिस्क बढ़ेगा बीमारी का ये चीज़ें खाने से, रिगार्डलेस आप खालिस ही क्यों नहीं खा रहे हैं। सी सो ये है। अच्छा, हमने फाइनल चीज़ एक कवर नहीं की, उसको कवर कर जी जी लेते हैं। श्योर। वी वर टॉकिंग अबाउट मर्द हजरात और उनका जो है फॉर एग्जांपल हाउ देयर रिलेशनशिप विद फूड इज़, कि किस तरीके की उनकी ईटिंग हैबिट्स हैं, एंड वी कैन रिफ्लेक्ट ऑन आवर एक्सपीरियंसेस एज वेल, और उसका फिर मेंटल हेल्थ पे कितना ताल्लुक होता है, राइट? तो व्हाट डू यू थिंक कि आपके पास जो ज़्यादातर आते हैं, आपने मुझे बोला कि एक जेंडर डिफरेंस है कि उसके अंदर औरतें ज़्यादा होती हैं, मर्द हजरात नहीं होते, बट लेकिन अगर आप नोटिस करें किसी भी इंसान की, जो मैं भी नोटिस करता हूँ, किसी की हेल्थ अगर मुझे देखनी है विजिबली तौर पे, तो मैं उसका गट का एरिया देखता हूँ, पेट। पेट, एब्डोमेन एरिया जो उसका होगा, लोअर पार्ट। एक तो वो कि वहाँ पे फैट कितना है, और ऐसे ही है। दूसरी चीज़ वो डायरेक्टली जो उसको अफ़ेक्ट करेगी वो उसकी ब्रीदिंग है। ऐसे ही तो है। ब्रीदिंग अगर दूसरा इंडिकेटर मुझे पता चल जाता है कि साँस कैसे ले रहा है, और वो साँस जब लेता है तो वो कितनी मुश्किल हो रही है उसको, फिर उससे मुझे ये अंदाज़ा होता है इसकी नींद के क्या बिल्कुल का डिस्टर्ब। कितना किस कैसी है स्लीप इसकी, एपनिया, खर्राटे। स्लीप एपनिया, जी खर्राटे लेना, लोगों को जी ये जी अंदाज़ा नहीं होता, ऐसे ही है। राइट? तो ये जो 3 चीज़ें मैं देखता हूँ मर्द हज़रात, एंड इट हैज़ टू डू विथ ब्रेड विनर है ना, मुआशरे में जाना है उसने, उसने पैसे कमाने हैं, ऐसे ही है। तो उस चीज़ का स्ट्रेस उसके ऊपर इतना होता है कि वो अपने बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ ये सोचता है कि मुझे पैसे कमाने हैं, और उसको उसी चीज़ की टेंशन होती है। माइंडफुल ईटिंग नहीं करेगा, जाके सिर्फ एक स्क्रीन के सामने बैठ जाएगा 9 टू 5, और यही उसकी एक रूटीन होगा, मंडे टू फ्राइडे, मंडे ऐसे टू ही ऐसे फ्राइडे, ही। राइट? सो एक तो व्हाट्स योर एक्सपीरियंस, मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, बट व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस व्हेन यू लुक एट मर्दों की ईटिंग हैबिट्स? राइट। सो हमारे पर्टिकुलरली बड़े शहरों में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह में इस वक्त मर्दों के लिए जो वाहिद आउटिंग या पिकनिक बन गई है वो बेसिकली बाहर जाके खाना है। हुँ, यानी पिकनिक में खाना नहीं है, खाना खुद पिकनिक है। वीकेंड पे बैठ गए बाहर होटल, चाय के ऐसा ही है। ठोके पे बैठ गए, वो खा रहे हैं वहाँ पर, पराठे मंगवा लिए, इस तरह की चीज़, बाहर टिक्का, कढ़ाई, ये सारी चीज़ें चल रही, नहारियाँ चल रही, ठीक। मर्दों में मेन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन काम करता है मेटाबॉलिज्म के हवाले से। और आपने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला कि मर्द की कमर, एडल्ट मर्द की कमर, चाहे हुँ, मैं हूं या आप, अगर 34 से ज्यादा है, 34 से ज्यादा है, तो हर बढ़ते हुए इंच के साथ, बढ़ते हुए पेट के साथ, यानी जब कमर कमरा बनने लगती है, हुँ, हुँ, तो आर्थराइटिस का, हाई ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज का, कैंसर का रिस्क इंक्रीज हो रहा होता है सर्टेन परसेंटेज। यानी हर साल अगर आपने 2 इंच 3 इंच अपनी कमर बढ़ा ली, हुँ, हुँ, तो हुँ, आप इन सारी बीमारियों का रिस्क आपका ग्रेजुअली बढ़ रहा है, ठीक। सो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट है। और ये जो सिर्फ तफरी के लिए जो ईटिंग हो रही है, भूख लग भी नहीं रही थी, चलो यार आप चाय पीते हैं बाहर बैठ के, ठीक है। सो आपकी बॉडी को नहीं पता कि इस वक्त ये खाना था या नहीं खाना था, राइट। वो तो आपको, जब आपने कोई चीज़ ली, वो आपकी जो है वो शुगर हाई होगी और आपकी इंसुलिन रिलीज होगी, जो नतीजतन आपके पेट को बढ़ाएगी, ठीक है। सो मर्दों को ये अंडरस्टैंड करने ज़रूरी है कि अगेन अगर वो समझते हैं कि उनको इस वक्त डिस्ट्रैक्शन की ज़रूरत है, तो वो पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन ढूंढें। वो जिम हिट कर सकते हुँ। हैं, वो ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, किसी पार्क में जा सकते हैं, कोई बुक पढ़ सकते हैं, कोई अच्छी वीडियो देख सकते हैं, कोई पॉडकास्ट देख सकते हैं, इस तरह की चीज़। लेकिन खाना कभी भी फरार, जिसमें आप ढूंढ रहे हैं, ये आपके मसले को सिर्फ बिगाड़ेगा, हल नहीं करेगा। और इसीलिए डॉक्टर इकराम वी नीड टू हैव लाइक रिक्रिएशनल एक्टिविटी हमारे पास नहीं है। तो ठीक जैसे है। आपने पहले पॉइंट आउट किया ना कि हमारे लिए एक सोशल एक्टिविटी बन चुकी है कि बिल्कुल जब वैसे भी ही। बाहर जाना है तो खाना ही खाना है। खाना ही खाना है। क्योंकि बाहर जाके और क्या करें? और क्या करें। राइट? देयर गुड पार्क्स भी नहीं है कोई फैमिली के लिए, और कोई राइड्स भी नहीं है जो कि अम्यूज़मेंट राइड्स होती और हैं। फिर स्ट्रीट क्राइम का खतरा, बाहर एग्ज़ैक्टली, जाएंगे वो मोबाइल छिन मोबाइल जाएगा। छिन जाएगा, वॉक वाली बात कर रहे थे। तो एक तरफ ये वाली भी एक चीज़ होती है कि हमारे लिए, एंड पीपल इन पावर नीड टू थिंक अबाउट इट, गवर्नमेंट नीड्स टू थिंक अबाउट इट, कि इनको कोई ना कोई तो एक्टिविटी देनी ऐसे पड़ेगी ही आउटसाइड ऑफ फूड। सेहतमंद तफरी। इतने रेस्टोरेंट्स हैं जिसकी कोई हद नहीं है। ऐसे ही हर है, जगह पर लाइक बूमिंग बिज़नेस, क्योंकि तफरी यही है ना। बिल्कुल यही है और कुछ है ही नहीं, राइट? सो एक ये चीज़ है। मैं फाइनल चीज़ मैं आपसे एक डिस्कस करना चाह रहा था, व्हिच इज़ वेरी पोटेंट इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है क्लिनिकली। मेरे पास कुछ लोग आते हैं, उनको एक सर्टेन, और मैं सिर्फ़ हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, कुछ उनको ख़्याल आ रहे हैं अपने बारे में,
बहुत ही मनफ़ी किस्म के ख़्याल कि मैं इस किस्म का इंसान हूँ, मैं बुरा इंसान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। उसके अंदर ख़्यालों में ये भी शामिल है कि मैं दिखता कैसा हूँ। हुँ, मैं बुरा दिखता हूँ, मेरा वेट ऐसा है, मैं थक जाता हूँ, मुझे नींद सही नहीं आ रही। ऑल ऑफ दोज़ बॉडी से कंप्लेंट जो होती है आपकी, वो भी उसके अंदर शामिल है। मैं देख रहा हूँ कि उस इंसान ने 2 सिचुएशंस दे रहा हूँ आपको। एक ने एक्सरसाइज़ की है बहुत ज़्यादा, और दूसरे ने ओज़ेम्पिक ली है। हुँ, जिसने एक्सरसाइज़ की है बहुत ज़्यादा, जब वो मेरे पास वापस आया, उसका वेट रिड्यूस हो गया है, उसका सोचने का तरीका चेंज हो गया है अपने बारे में। जो अपने बारे में महसूस करता है, उसकी सेल्फ एस्टीम हाई हो गई है, वो अपने बारे में अब अच्छा महसूस कर रहा है। उसका सेल्फ बिलीफ चेंज हो गया है अपने बारे में। जो बंदा सोचता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अब वो सोच रहा है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल क्रॉस किया है, ठीक है? उसके अलावा उसके रिश्ते इर्द-गिर्द जो हैं वो भी अच्छे हो गए। ऐसे ही। क्योंकि वो जो लड़ाइयाँ हो रही थी उसके ज़हन की वजह से ही हो रही थी। टेंशन में था ना, मुस्तकिल स्ट्रेस में कि मैं अच्छा नहीं हूँ। अच्छा नहीं हूँ तो ज़ाहिर-सी राइट, बात है लड़ाई होगी, बिल्कुल, और मतलब मैं ये सोचूँगा कि यार इसने मुझसे बात इस वजह से नहीं की क्योंकि मेरा बिल्कुल वज़न ऐसे ज़्यादा ही, है, बिल्कुल क्योंकि ऐसे मैं ही, दिखता ऐसा हूँ। ऐसे वो ही। सारी चीज़ें कवर हो गई। तो एक तरीके से कभी-कभी ट्रीटमेंट प्लान के अंदर मैं ये देखता हूँ कि एक इंसान की सिर्फ़ अगर मैं फ़ोकस करूँ जिस्मानी सेहत के ऊपर, अगर उसकी प्रेज़ेंटिंग कंप्लेंट भी ये है और उसको मैं एनकरेज करूँ कि आप अपने लाइफ़स्टाइल चेंजेस करो, डाइट पे ख़्याल रखो, खाना सही खाओ, माइंडफुल ईटिंग करो और एक्सरसाइज़ करो, तो उसकी सेल्फ़ एस्टीम, उसकी ज़िंदगी कई मतलब वो बोलता है मैं अपने बारे में ऐसा सोच क्यों रहा था, हुँ, जिससे मैं पहले सोच रहा था। ऐसे ही है, मुझे ये मैंने पहले क्यों नहीं किया? नहीं किया। तो एक तरफ तो ये हमारे पास है जिसके अंदर ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं। दूसरी तरफ है ओज़ेम्पिक वाला, ये सेम चीज़ ही हुई है, राइट? बट थ्रू ओज़ेम्पिक। आई वांट योर टेक ऑन इट। व्हाट डू यू थिंक? राइट, सो बेसिकली यस, एफडीए अप्रूव्ड जो हैं वो मेडिकेशंस मौजूद हैं इस हवाले से, जिनका एविडेंस बेस्ड असर मौजूद है। आई पर्सनली एडवाइस कि सबसे पहले लाइफ स्टाइल चेंजेस, इवन के जो जिस मेडिकेशन का आप नाम ले रहे हैं उसके अलावा भी मेडिकेशंस हैं, वो खुद भी ये कहते हैं कि दे वर्क बेस्ट व्हेन योर लाइफ स्टाइल इज चेंज्ड। हुँ, हुँ। ये मैक्सिमम इम्पैक्ट इनका उसी वक्त आएगा जब आप अपनी ईटिंग हैबिट्स पे कंट्रोल करेंगे, जब आप अच्छा मेरा एक एक्सरसाइज दिमाग, करेंगे। सॉरी टू कट जी यू जी। डॉक्टर इकराम, अगर मैं ओज़ेम्पिक ले रहा हूँ और रोज़ एक चॉकलेट भी खा रहा हूँ। राइट, सो दिस इज अ बिग नो नो, और यही वजह है कि लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं कि यार हम तो ये सब कर रहे थे, उसके बावजूद वजन कम क्यों नहीं हो हुँ। रहा। अच्छा, डिपेंड करता है बाय द वे चॉकलेट, सो आई वुड यू नो इजीली अलाउ यू टू हैव द डार्क चॉकलेट, हुँ, लेकिन हुँ। एक मॉडरेट क्वांटिटी में। मुझे तो ये भी चीज़ हुई है कि सुनने में आता है, फीडबैक मिलता है कि इट मेक्स यू फील वेरी बैड। अगर आप ओज़ेम्पिक लेते हैं तो आपको आपकी तबीयत ख़राब हो जाए। ऐसा होता है कि आपको क्लाइंट्स ने बोला कि हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, हमें अजीब किस्म के हर ख़्याल भी दवा के आते हैं। साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे आम जो पैरासिटामोल की गोली होती है उसके भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं किसी को, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 100 लोग ले रहे हैं तो 100 में से 100 को ही 100 होगा। नाउ हैविंग सेड दैट, अगर किसी को हो रहे हैं तो उसके तरीके होते हैं, डोज कम कर दी जाती है या वो कुछ अरसे के लिए रोक के देखे कि वो अगर साइड इफेक्ट डिसअपियर हो गए तो ये, किसी को एलर्जी है तो वो तो उसके लिए बिग नो नो है, वो लेगा ही नहीं वो। ये मेडिकेशन ओज़ेम्पिक जो है, इज़ इट रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट या और आपको प्रिस्क्रिप्शन बेसिस पे किसी काउंटर से मिलती है या ब्लैक मार्केट से मिल रही है? सो बेसिकली इट्स रेगुलेटेड बाय ड्रैप, जो यहाँ की गवर्नमेंट बॉडी है पाकिस्तान में। इसी के साथ साथ अमेरिका में और दूसरे ममालिक में इट्स एफडीए अप्रूव्ड, हुँ, हुँ, ठीक है। हुँ। सो यस, इट इज़ अ रेगुलेटेड, और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप ये नहीं ले सकते, नहीं ले नहीं है, विदाउट डॉक्टर के सही, प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं ले सकते। सही, सही, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। राइट। लेकिन गोइंग बैक टू, अगर के कोई ओज़ेम्पिक के थ्रू हेल्दी हो रहा है, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? अगर के हेल्दी नहीं, बॉडी वेट रिड्यूस कर रहा है बाय यूज़ ऑफ ओज़ेम्पिक। राइट, सो मेरा टेक यही होगा कि ये बेसिकली एक माइलस्टोन हो सकता है, ये अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं है आपकी, क्योंकि कोई भी दवा हो, मतलब कोई इंजेक्शन हो, सर्जरी हो, वजन कम करने के लिए, पेट कम करने के लिए, फैट कम करने के लिए, ये शॉर्टकट्स हैं। हुँ, ठीक है, आपके बर्तन में सुराख है, आप अपनी हैबिट्स पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली वापस हो कब जाएँगे। तक लेंगे? 3 एग्ज़ैक्टली, महीने ले लेंगे, 4 महीने ले लेंगे, 5 महीने ले लेंगे, पैसा खर्च करते रहेंगे, लाखों रुपया खर्च करेंगे, लेकिन आपने बर्तन का सुराख यानी अपनी आदत कंप्लीट नहीं, नहीं नहीं रोका। बंद की, नहीं रोका उसको। सो जैसे ही छोड़ेंगे, वापस स्प्रिंग बैक होगा आपका हुँ, वेट हुँ, जो है। हुँ। और यही वजह है कि लोग कहते हैं यार, इतना दफ़ा इतनी कोशिश की, कम भी कर दिया था, फिर वापस आ जाता है, अच्छा क्योंकि आपने अपनी बुनियादी फितरत, हैबिट्स चेंज नहीं की हैं। व्हाट इफ आई सेड डॉक्टर इकराम दैट प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, कि अगर के वो सारी चीज़ें हो जाती, मेरा वज़न रिड्यूस हो जाएगा तो ऑटोमैटिकली मेरी आदतें भी जो है वो खुद ब खुद ही चेंज हो जाएँगी। ऐसा हो सकता है कि एक इंसान बोले कि देखें मैं पहले कुछ खा रहा था, राइट? ओज़ेम्पिक लिया मैंने और मैं पतला हो गया अब मैं। अब मैं अपने आप को देखता हूँ जब मुझे अच्छा महसूस होता है तो देयर बाय
वो जो मैं खा रहा था वो बुरा महसूस करने की वजह से था, लेकिन ऐसे अब तो ही मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। राइट। तो एक रिवर्स आर्ग्यूमेंट ये भी तो हो सकता है कि मैं अब अच्छा महसूस कर रहा हूँ, आई डोंट नीड टू ईट माय फीलिंग्स सो यू एनीमोर। आर फीलिंग गुड नॉट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर मेडिकेशन, यू आर फीलिंग गुड क्योंकि आपने उस मेडिकेशन के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल को भी बेहतर बनाया था। ये पॉसिबल नहीं है, यानी मेरे सामने जो मेरा एक्सपीरियंस है लोगों का, कि वो सिर्फ ये कह के आ रहा हूँ डॉक्टर साहब मैं तो ये दवा ले रहा था और मैंने अपनी आदतें चेंज नहीं की और मेरा वजन इतना कम हो गया। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल कि बंदा जो है रोजाना 500 ग्राम 250 ग्राम शुगर ले रहा है और कह रहा है इंजेक्शन लगा रहा हूँ, बल्कि एक्चुअली इट हैपेंस द अपोजिट ना, अपोजिट होता है। होता ये है कि लोग कहते हैं डॉक्टर मैं तो ये दवा ले रहा था लेकिन ये असर नहीं कर रही। तो मैं बताता हूँ भाई आपने आपने डाइट चेंज की, आपने एक्सरसाइज करना शुरू की, आपने अपनी स्लीप चेंज की। ये मसला कसूर दवा का नहीं है, एक्चुअली ये कसूर आपका है। सो ऐसे केसेस बहुत कम है, मेरी नज़र में तो नहीं है कि लोग आए हो कहा कि हमने अपनी हैबिट्स चेंज नहीं की थी, लेकिन चूंकि मेरा वजन कम हो गया और इस वजह से मैंने जो अब वो वजन कम होने के बाद मैंने बुरा खाना छोड़ दिया। अच्छा डॉक्टर इकराम, सिंस आई हैव यू, आपकी एक्सपर्टीज जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। मेरा एक सवाल पूछना जी है जी। विथ रिगार्ड्स टू पोस्टपार्टम। खवातीन जब बच्चा देती हैं, कंसीव करती हैं, उसके बाद उनकी बॉडी में काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं। तो एक प्रेशर में आई वांट टू कवर दिस ऑन अ सेपरेट ओकेजन एज वेल, बट लेकिन इस पे थोड़ा टॉक बिकॉज इट्स ऑन द टॉपिक ऑफ व्हाट वी आर गोइंग थ्रू राइट नाउ, कि अगर के एक औरत जो है उसको ये प्रेशर हो रहा है मेंटली कि ब्रेस्ट फीडिंग मैं कर रही हूँ, मेरी डाइट होनी चाहिए प्रोटीन, फैट भी होना चाहिए, उसको हर कोई खाना भेज रहा है ताकि मिल्क प्रोडक्शन और बच्चे का, अगर मेंटली उसने ये बनाया हुआ है कि मुझे जंक खाना है, मुझे बाहर की चीज़ खानी है ताकि मैं अपने बच्चे को दूध पिला सकूँ, हम्म, राइट? तो हाउ हाउ वुड यू टेक समवन आउट? या तो वो 2 साल तक पिलाती रहे, यही खाना भी खाती रहे, वेट गेन करती रहे, राइट? क्योंकि उसको दूध पिलाना है, प्रोडक्शन करनी है। तो उस चीज़ का थोड़ा-सा मुझे बताएँ, कुछ कल्चरली भी चीज़ें ऐसी बनी हुई हैं कि फैट खाओ, यानी फैट ओरिएंटेड फूड, हम्म, ताकि आप मिल्क प्रोडक्शन हो सके, सही है। राइट? तो इन चीज़ों का कितना कनेक्शन है आपस में? फैट खाना, फास्ट फूड खाना, जंक खाना, कचरा खाना किसी भी दौर में और ख़ास तौर पे ज़रा आजकल की दौर में ये फास्ट फूड को तो बल्कि लास्ट फूड कहा जाता है। हुँ, हुँ। रिगार्डलेस वेदर यू आर प्रेग्नेंट या अब यू हैव जस्ट डिलीवर्ड अ बेबी, पोस्टपार्टम पीरियड में आप अभी, फास्ट फूड तो किसी भी हालत में एक्सेप्टेबल नहीं है। बाकी जंक फूड का तो एग्रेशन से भी ताल्लुक है। एक्चुअली यस, तो आपका बेसिकली कॉर्टिसोल लेवल भी हुँ, बढ़ाता है और इंसुलिन लेवल भी बढ़ाता है। हुँ, सो आपके डेफिनेटली आपके माइंड में जो है ये जो एग्रेशन है, जो मैनिया है, उसको बढ़ाएगा ये हुँ, डेफिनेटली। लाओ एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि हम अपने बड़े बूढ़ों से सुनते थे कि एक चीज़ होती थी पंजीरी। हुँ, पंजीरी अक्सर खवातीन को दी जाती थी डिलीवरी के बाद, ठीक है, ताकि उनमें जल्दी ताकत आए और वो दूध जो है वो उसकी प्रोडक्शन, वो लैक्टेशन जो है उसको पोटेंशिएट कर सके। सो पंजीरी इज़ अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली, हुँ, और इस हवाले से। लेकिन जहाँ तक आपकी बात का ताल्लुक है कि जंक फूड इस तवक्को पे खाना कि इससे फैट बनेगा और मैं मिल्क वेट प्रोडक्शन ज़्यादा ज़्यादा होगा तो होगी। बेबी को, एक्चुअली हैपन्स द अपोजिट ना, इसके बिल्कुल उलट होगा। आपकी जो एनजाइटी है, जो डिप्रेशन है, जिस मायूसी, उदासी, तनाई में मूड स्विंग्स आपको एक्सट्रीम हो रहे हैं, बार बार गुस्सा आ रहा है, क्योंकि जो आपका एकदम से इतना बड़ा हार्मोनल चेंज आया है, आपकी बॉडी का एक वजूद जो अंदर था वो गायब हो गया, एकदम से अब बाहर आ हुँ, गया है। आपकी नींद की ऐसी की तैसी हो चुकी है, आप 36 दफा उठ रहे हैं। सो ये चीज जो है जंक फूड इसको डेफिनेटली बढ़ाएगी, क्योंकि उसमें 36 केमिकल्स हैं, हुँ, ऐसे केमिकल्स हैं जिनका खुद नहीं पता मुझे और आपको कि क्या चीजें उसमें मिलाई गई हैं। प्रिजर्वेटिव मिलाए गए हैं, एडिटिव्स मिलाए गए हैं, जायका इन्हेंसर, फूड इन्हेंसर्स मिलाए गए हैं, कलर्स मिलाए गए हैं, और उसके अलावा वो जो डीप फ्राइड ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ट्रांस फैट्स हैं, हुँ। उनकी तो कहानी ना पूछें आप। सो आपका जो मेटाबॉलिज्म है, आपका हार्मोन्स है, उनको दरहम बरहम कर देगी ये चीज, जिसका नतीजा आपके मिजाज पर, आपकी शख्सियत पर, आपकी फिजिक पर और आपके बेबी पर लाजमन पड़ेगा। और हुँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी जो शौहर के साथ रिलेशनशिप है, गुस्सा, लड़ाई, चिड़चिड़ाहट, हुँ, हुँ। थकन, नींद की खराबी, इसमें भी पड़ेगा। सो डॉक्टर इकराम, द फाइनल क्वेश्चन दैट आइड लाइक टू आस्क यू, इसके इंसान जो है वो डिफरेंट लाइफ ट्रांजिशंस से गुजरता है। हम एक लाइफ ट्रांजिशंस के बारे में बात कर रहे थे, दैट अ वुमन इज कंसीव्ड अ चाइल्ड और उसके बाद वो फीड कर रही है। उसी तरह एक डिफरेंट ट्रांजिशन से जाते हुए कोई कोई यूनिवर्सल डाइट है जो कि सारे लाइफ ट्रांजिशंस में सेम होगी? और वुड यू से कि एक इंसान डिफरेंट मरहलों से गुजर रहा है, तो हर मरहले में इंसान की डाइट चेंज होनी चाहिए? जैसे ओल्ड एज में जैसे पहुंच रहा है तो मुख्तलिफ उसको थोड़ा सा न्यूट्रिशन के अंदर चेंजेस करने चाहिए, और वुड यू से कि नहीं सेम एक हो सकती राइट, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, इसमें दो तरह की डाइट्स होती हैं। एक तो बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट है।
जिसमें प्रोटीन्स हैं, कार्ब्स हैं, फैट्स हैं, अच्छे वाले फैट्स हैं, और जो रिफाइंड शुगर है, रिफाइंड आटा है, सफ़ेद चावल हैं, इनकी क्वांटिटी मिनिमाइज हो या ना हो, ठीक। तो ये तो सेम है थ्रू आउट। अगर आपको कोई बीमारी हो या ना हो, या उम्र के किसी भी हिस्से में हो, आपकी जिन्स कोई भी हो, ठीक है, जो बुरी चीज़ है वो आपको नुकसान पहुंचाएगी, जो अच्छी चीज़ है वो आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। ये यूनिवर्सल उसूल है, ठीक। कोई यूनिवर्सल डाइट नहीं है कि जापान की जो डाइट है वो अगर हम पाकिस्तान के लोग लें तो वो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें सिर्फ डाइट नहीं, बल्कि मैं जुमला बार बार कहता हूँ आफ्ताब, कि डाइट सिर्फ वो नहीं होती जो आप खाते हैं, डाइट वो भी है जो आप सोच रहे हैं, डाइट वो भी है जो आप देख रहे हैं, डाइट वो भी है जो आप कर रहे हैं, डाइट वो भी है जो आप सो रहे हैं, बेसिकली आपकी नींद भी आपकी डाइट है, राइट। सो ये सारे कलेक्टिवली फैक्टर्स मिलके आपकी डाइट बनाते हैं। लाओ आपके सवाल के हवाले से कि इंसान जो खा रहा है, ये तो जनरल डाइट हो गई जो सेम है। मुझे प्रोटीन्स भी लेने हैं, अच्छे वाले फैट्स भी लेने हैं, फिश भी खानी है, अच्छे वाले प्रोटीन्स भी लेने हैं, रेड मीट कम से कम खाना है, ये तो जनरल उसूल है ना। दूसरी चीज जो आपका सवाल है वो है डिजीज स्पेसिफिक डाइट। अब किसी बूढ़े आदमी को ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क पर है, फॉल के रिस्क पर है, गिरने के, हार्ट अटैक के रिस्क पर है, तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि आपको सॉल्ट कम लेना है। मेन इंग्रेडिएंट्स चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है, वो कार्ब्स चाहिए, फैट्स चाहिए, गुड फैट्स चाहिए, फिश अच्छी है उसके लिए भी, ठीक। शुगर जो बाहर की इंसान की बनाई हुई मैनमेड शुगर है वो उसको अवॉइड करनी है। लेकिन मैं कहूँगा कि चूंकि आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, 70 साल से ज़्यादा है, तो आप कैल्शियम और विटामिन डी को ज़्यादा लें। और वो सिर्फ खाने के जरिए नहीं, आप सूरज में भी ज़्यादा बैठें, धूप में जो बड़े लोग बैठते हैं, राइट। सो वो भी डाइट है एक्चुअली, ठीक। सो आपको डिजीज स्पेसिफिक डाइट जो है वो आपकी उम्र के लिहाज से चेंज हो सकती है, अगर आपको कोई डिजीज हो गई है या आप रिस्क पर हैं, ठीक। लेकिन जो जनरल डाइट है वो उसकी क्वांटिटी तो ऑफकोर्स कम ज्यादा होगी। एक बूढ़ा आदमी जो है उसकी डाइट ऑफकोर्स कम है, एक जवान आदमी 18-20 साल का उसकी क्वांटिटी ज्यादा है। लेकिन जो मेन प्रिंसिपल्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, मैग्नीशियम, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के, ये सब में सेम है और रहना भी चाहिए एक्चुअली, ठीक। वरना अगर हम इस तरह हर इंसान ही कहे कि मेरी उम्र इतनी हो गई है और आज जो है मुझे इसका कंप्लीटली डिफरेंट डाइट प्लान चाहिए, ये एक्चुअली मैनेजेबल भी नहीं होगा, सही, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। तो जो बुरी चीज़ है, रिगार्डलेस कि आप किसी भी अपने फेज में हो लाइफ के, वो बुरा रहेगा, जो अच्छा है वो रहेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर इकराम फॉर आंसरिंग ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस, और एक्सपर्टीज से आपने वो जवाब दिए हैं, एंड आई एम श्योर इट वुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल वाचिंग इट। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग अस. Tune in for the next time.